अध्याय 4। बड़ा कैसे सोचें। हाल ही में मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से चर्चा की। ये विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेजों में जाकर वहां के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उसकी बातों से लगा जैसे वो छात्रों के रवैये से निराश थे। मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हूं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वो होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकता है, हमारे ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है, या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे कहना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों से चर्चा करती हूं उनमें से ज्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि ये 22 साल के लड़के हमारी बाकी किसी चीज से ज्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेते हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है, क्या मुझे घूमने को मिलेगा? उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वो अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, न ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वो इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वो इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूं, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूं? या जिम, जो उनके साथ डेटिंग पर जाना चाहता है, परंतु वो उससे नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है कि वो तैयार नहीं होगी। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर रिचर्ड से मिलने नहीं जाता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे? पीट एक छोटी सी रकम लिख देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इससे ज्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वो इससे ज्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें ये अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जाने, परंतु ज्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जाने। ज्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हों, अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है, परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाएं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नजरों में कम हो जाएगा। यहां एक अभ्यास दिया जा रहा है जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स पर्सनल के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आजमाया है। यह वाकई काम करता है। पहला, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करें। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लें, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार व्यक्ति जो आपको सच्ची राय दे सके। गुणों के उदाहरण हैं शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता,
हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। दूसरा, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख लें जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें ये गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में ये गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं। इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं, और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद शब्द का इस्तेमाल करता है या बचत की जगह मितव्ययिता शब्द का इस्तेमाल करता है, उसके बारे में हम ये जानते हैं कि उसकी शब्दावली का दायरा बड़ा है। परंतु क्या आपके पास एक बड़े चिंतक की शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो लोग ऐसे आलंकारिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है। वो दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं, और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी व्यक्ति की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या या आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का उस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहां एक मूलभूत बात बताई जा रही है। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम तस्वीरों या बिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब इन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई यह कहता है कि जिम ने एक नया स्प्लिट लेवल खरीदा है, तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है। परंतु अगर आपको बताया जाए कि जिम ने एक नया रैंच हाउस खरीदा है, तो आपके दिमाग में दूसरी ही तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती हैं। इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्में दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इस वाक्य का उन लोगों पर क्या असर होगा? वो लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं, यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वो एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं, हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में आप एक ऐसी तस्वीर बना देंगे जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय ये कहें, हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य से आप एक ऐसी मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। या किसी समूह से कहें, हमने काफी बड़ा खर्च कर डाला और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसके बजाय ये कहें, हमने काफी बड़ा निवेश किया है, और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसमें बाद में लाभ लौटता हुआ दिखता है, और ये एक बहुत सुखद दृश्य होता है। मुद्दे की बात यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सकें। आइए अब कुछ ऐसे वाक्यों का अध्ययन करें जिनसे छोटे नकारात्मक, निराशाजनक विचार उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद हम ऐसे वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिनमें उसी परिस्थिति को बड़े सकारात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। छोटे नकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य। पहला, इससे कोई फायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं। दूसरा, मैंने पहले भी यह बिजनेस किया था और मैं इसमें असफल हो गया था, मैं अब दोबारा भूलकर भी कोशिश नहीं करूंगा। तीसरा, मैंने कोशिश करके देखा है
परंतु यह माल बिकता ही नहीं है, लोग इसे नहीं खरीदना चाहते। चौथा, बाजार माल से अटा पड़ा है। सोचिए, 75% संभावित माल तो पहले ही बिक चुका है। बेहतर है मैं इससे बाहर निकल आऊं। पांचवा, उनके ऑर्डर छोटे होते हैं, मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। छठा, आपकी कंपनी में चोटी पर पहुंचने में मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल बहुत लंबा समय है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। सातवां, प्रतियोगी कंपनी के पास हर लाभ है, मैं उनके विरुद्ध अपना माल कैसे बेच सकता हूं। आठवां, कोई भी वो माल नहीं खरीदेगा। नवां, हम तब तक इंतजार करें जब तक मंदी नहीं आ जाती, फिर हम स्टॉक खरीदेंगे। 10वां, मैं इस काम के लिए ज्यादा युवा हूं। 11वां, यह उपाय सफल नहीं होगा, मैं यह साबित कर सकता हूं। इससे क्या चित्र उभरते हैं? अंधेरा, उदासी, निराशा, दुख और असफलता। चलिए अब विचार करते हैं कुछ सकारात्मक वाक्यों के ऊपर। पहला, हम अभी नहीं हारे हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। दूसरा, मैं एक बार इसमें जरूर असफल हुआ था, परंतु उसमें गलती मेरी ही थी। अब मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूंगा और उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। तीसरा, अब तक मैं ये माल नहीं बेच पाया हूं, परंतु मैं जानता हूं कि यह अच्छा है और मैं ऐसा फार्मूला ढूंढ ही लूंगा जिससे यह धड़ाधड़ बिकने लगे। चौथा, सोचिए 25% बाजार तो खुला पड़ा है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, यह बहुत बड़ा अवसर है। पांचवा, उनके ऑर्डर अब तक छोटे हैं, मैं ऐसी योजना बनाता हूं जिनसे वो मुझसे और ज्यादा माल खरीदें। छठा, 5 साल का समय ज्यादा नहीं होता, जरा सोचिए, इसके बाद भी मेरे पास चोटी के पद पर रहने के लिए 30 साल का समय बचता है। सातवां, प्रतियोगी कंपनी दमदार है, मैं इससे इनकार नहीं करता, परंतु किसी के पास भी पूरे लाभ नहीं होते। हम बैठकर सोचें और ऐसा तरीका खोजें जिससे हम उन्हें हरा सकें। आठवां, वर्तमान स्वरूप में शायद इसे न बेचा जा सके, परंतु हम कुछ परिवर्तनों के बारे में विचार करके इसे बेच सकते हैं। नवां, हम अभी निवेश करते हैं, हम मंदी के बारे में भला क्यों सोचें, हम समृद्धि पर अपना पैसा क्यों ना लगाएं। 10वां, युवा होना एक फायदे की बात है। 11वां, यह उपाय सफल होगा, मैं यह साबित कर सकता हूं। इससे चमक, आशा, सफलता, आनंद और विजय के चित्र मन में उभरते हैं। बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके। यहां 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। पहला, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक, आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। जब कोई आपसे पूछता है आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उसे जवाब देते हैं, मैं थका हुआ हूं, मुझे सिर दर्द है, काश कि आज शनिवार होता, मेरा आज बहुत बुरा हाल है, तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों खराब कर रहे हैं। इसका अभ्यास करें। यह एक बहुत आसान बात है, परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहें बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और आप कैसे हैं, या कहें बेहतरीन, शानदार। हर मौके पर कहें कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे। और ज्यादा बड़ा भी, एक ऐसे व्यक्ति बने जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है, इससे दोस्त बनते हैं। दूसरा, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। यह नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, तो आप उसकी बड़े शब्दों में प्रशंसा करें। हां, वो बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं उसका काम बहुत बढ़िया है,
इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई ना करें या घटिया भाषा का इस्तेमाल न करें। देर सबेर तीसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपने क्या कहा था, और आपने जो बुराई की थी वो आपको ही बुरा बना सकती है। तीसरा, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें। अपनी पत्नी या पति की हर रोज तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो यह सफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग बार बार, हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धियों, उनके परिवार की तारीफ करें। चौथा, दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बातें सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं, हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु जब वो इस तरह की कोई बात सुनते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोझिल, बोरिंग हो जाती है, और वो भी इसी तरह के हो जाते हैं। जीत का वादा करें और उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा करें और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बनाएं, कब्र न खोदें। ये न देखें कि क्या है, ये देखें कि क्या हो सकता है। बड़े चिंतक सिर्फ यही नहीं देखते कि क्या है, वो ये भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहां पर 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। पहला, रियल एस्टेट की कीमत कैसे बढ़ती है। एक बेहद सफल रियल्टर जो ग्रामीण इलाके की जायदाद का विशेषज्ञ है, का कहना है कि अगर हम भविष्य की कल्पना करें तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। जहां आज कुछ भी नहीं है, वहां कल क्या हो सकता है, इस बात की कल्पना करना हमें सीखना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, ग्रामीण इलाका होने के कारण यहां ज्यादातर जमीन जायदाद बहुत आकर्षक नहीं होती। मैं इसलिए सफल हुआ हूं क्योंकि मैं अपने ग्राहक को यह नहीं बताता कि उनके फार्म की हालत अभी कैसी है। मैं अपने पूरे सेल्स प्लान को इस बात के चारों तरफ बनाता हूं कि यह फार्म भविष्य में क्या बन सकता है। ग्राहक को अगर मैं सीधे तरीके से यह बताऊं, इस फार्म में इतने एकड़ जमीन, इतने एकड़ पेड़ हैं और यह शहर से इतने मील दूर है, तो इससे वो उत्साहित नहीं होगा और इसे कभी नहीं खरीदेगा। परंतु जब मैं उसे एक ऐसी योजना बताता हूं कि वो इस फार्म पर क्या क्या कर सकता है, तो वो इस फार्म को खुशी खुशी खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा किस तरह करता हूं। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और एक फाइल निकाली। ये फार्म, उसने कहा, अभी अभी हमारे पास आया है। यह भी बाकी फार्मों की तरह ही है। यह शहर से 43 मील की दूरी पर है। इसका घर टूटी फूटी हालत में है और पिछले 5 साल से यहां खेती नहीं हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया है। मैंने इस जगह का पूरा अध्ययन करने के लिए पिछले सप्ताह यहां 2 दिन गुजारे। मैंने इस पूरी जगह के कई चक्कर लगाए। मैंने पड़ोसी फार्मों को भी देखा। मैंने वर्तमान और प्रस्तावित हाईवे प्लान के संदर्भ में भी फार्म की लोकेशन को देखा। मैंने खुद से पूछा, यह फार्म किस बड़े काम के लिए उपयुक्त है। मुझे 3 संभावनाएं दिखीं। मैंने तीनों की योजना बना ली। उसने मुझे हर योजना दिखाई। हर योजना स्पष्ट थी और विस्तार से बनी थी। एक प्लान में सुझाव दिया गया था कि फार्म को घुड़सवारी के अस्तबल में बदल दिया जाए। इस प्लान में बताया गया था कि विचार दमदार है। शहर बढ़ रहा है, लोग गांव को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, लोग मनोरंजन पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं, सड़कें अच्छी हैं। इस प्लान में बताया गया था कि किस तरह यहां पर काफी घोड़े रखे जा सकते हैं, जिससे घुड़सवारी से काफी आमदनी की जा सकती है। घुड़सवारी के अस्तबल का विचार काफी अच्छा और प्रेरक था। योजना को स्पष्ट, विस्तृत और दमदार होना चाहिए। मैं देख सकता था कि पेड़ों के बीच से गुजरते हुए 1 दर्जन दंपत्ति घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। इसी तरीके से इस मेहनती सेल्समैन ने दूसरी विस्तृत योजना बनाई कि किस तरह इसे वृक्षों के फार्म में बदला जा सकता है, और तीसरी योजना थी कि यहां पर वृक्षों के फार्म के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया जा सकता है। अब जब मैं अपने ग्राहकों से चर्चा करता हूं, तो मुझे उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाना होता कि इसकी वर्तमान हालत में इस फार्म को खरीदना एक अच्छा सौदा है।
मैं उन्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जिससे फार्म पैसा बनाने वाला व्यवसाय बन जाता है। इससे मैं न सिर्फ ज्यादा फार्म बेच सकता हूं और ज्यादा तेजी से बेच सकता हूं, बल्कि जायदाद बेचने के मेरे तरीके का एक और फायदा भी है। मैं अपने प्रतियोगियों से ज्यादा कीमत पर फार्म बेच सकता हूं। लोग जमीन और एक विचार के लिए जो कीमत देते हैं, वो सिर्फ जमीन के लिए दी गई कीमत से स्वाभाविक तौर पर ज्यादा होती है। इसी कारण ज्यादातर लोग मेरे फार्मों को मेरे यहां से बेचना चाहते हैं और हर बिक्री पर मेरा कमीशन बढ़ता जाता है। इसका संदेश ये है, वर्तमान में चीजें कैसी हैं, ये देखने की बजाय ये देखें कि वो भविष्य में कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज ज्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। वो केवल वर्तमान में ही उलझा नहीं रहता। दूसरा, एक ग्राहक का कितना मूल्य होता है। एक डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव मैनेजरों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उसने कहा, हालांकि मेरे विचार आपको पुराने जमाने के लगेंगे, परंतु मैं उस विचारधारा की हूं कि अगर आप अपने ग्राहकों से दोस्ताना शालीन व्यवहार करेंगे तो वो बार बार आपके पास आएंगे। एक दिन मैं अपने स्टोर में घूम रही थी। मैंने अपने सेल्समैन को एक ग्राहक से बहस करते सुना। ग्राहक गुस्से में बाहर चला गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन से कहा, मैं $1.58 के ग्राहक के पीछे अपना समय क्यों खराब करूं? उसकी जरूरत के सामान के लिए पूरे स्टोर को क्यों छानूं? वो इस काबिल ही नहीं है। मैं वहां से चली आई। एग्जीक्यूटिव ने कहा, परंतु मैं अपनी दिमाग से उस बात को नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा कि यह बहुत गंभीर मामला है जब हमारे सेल्समैन अपने ग्राहकों को 1.98 की श्रेणी में रखते हैं। मैंने तभी यह फैसला किया कि सोच के इस ढंग को बदलना होगा। जब मैं वापस अपने ऑफिस में पहुंची तो मैंने अपने रिसर्च डायरेक्टर को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे स्टोर में पिछले साल औसत ग्राहक ने कितने पैसे का माल खरीदा। उसने मुझे जो आंकड़ा बताया उससे मुझे भी हैरत हुई। हमारे रिसर्च डायरेक्टर के आंकड़ों के हिसाब से औसत ग्राहक ने हमारे स्टोर से $362 का सामान खरीदा। इसके बाद मैंने अपने सुपरवाइजर्स की मीटिंग बुलवाई और उन्हें यह घटना बताई। फिर मैंने उन्हें यह बताया कि हमारे ग्राहक का मूल्य वास्तव में कितना है। एक बार मैंने जब इन लोगों को यह समझा दिया कि किसी ग्राहक को एक बार की खरीदारी के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए, बल्कि सालाना खरीदारी के हिसाब से तोलना चाहिए, तो हमारे स्टोर में ग्राहकों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। रिटेलिंग एग्जीक्यूटिव की यह बात किसी भी तरह के बिजनेस पर लागू होती है। बार बार के बिजनेस में लाभ होता है। अक्सर कई धंधों में शुरुआत में तो कोई लाभ ही नहीं होता। ग्राहकों की भविष्य की खरीद को देखें, ये ना देखें कि वो वर्तमान में क्या खरीद रहे हैं। ग्राहकों को मूल्यवान समझने से वो बड़े नियमित संरक्षकों में बदल जाते हैं। ग्राहकों को तुच्छ समझने से वो किसी दूसरी जगह से सामान खरीदने लगते हैं। एक विद्यार्थी ने एक बार मुझे ये महत्वपूर्ण घटना सुनाई और बताया कि वो एक रेस्तरां में कभी नाश्ता क्यों नहीं करता। एक दिन लंच के लिए विद्यार्थी ने कहा, मैंने एक नए रेस्तरां में जाने का फैसला किया। यह रेस्तरां 2 सप्ताह पहले ही खुला था। मेरे लिए अभी पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सुनिश्चित कर लेता हूं कि मैं जो खरीद रहा हूं उसकी कीमत क्या है। मीट सेक्शन के पास से गुजरते समय मैंने टर्की को देखा और उस पर कीमत डली थी 39 सेंट। जब मैं कैश रजिस्टर के पास गया तो चेकर ने मेरी ट्रे को देखा और कहा 1.9 सेंट। मैंने विनम्रता से उससे दोबारा चेक करने के लिए कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल 99 सेंट का होना चाहिए था। मेरी तरफ घूरने के बाद उसने फिर से हिसाब जोड़ा। हिसाब में जो अंतर आ रहा था वो टर्की की कीमत के कारण था। उसने 39 सेंट की जगह मुझसे 49 सेंट लिए थे। फिर मैंने उसका ध्यान उस साइन बोर्ड की तरफ खींचा जिसमें लिखा हुआ था 39 सेंट। इससे वो भड़क गई। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि साइन बोर्ड पर क्या लिखा है। इसका दाम 49 सेंट है। देखिए, ये रही आज की मूल्य सूची। किसी ने शायद गलती से वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया होगा। आपको 49 सेंट ही देने होंगे। फिर मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैंने टर्की ली ही इसीलिए थी क्योंकि उसका मूल्य 39 सेंट था। अगर इसका मूल्य 49 सेंट होता तो मैं इसकी जगह कोई दूसरी चीज ले लेता। इसके बाद भी उसका जवाब था,
चाहे जो हो, आपको 49 सेंट देने होंगे। मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि मैं वहां खड़े रहकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। परंतु मैंने उसी समय यह फैसला भी कर लिया कि मैं दोबारा उस रेस्तरां में नहीं जाऊंगा। मैं हर साल लंच पर $250 खर्च करता हूं, और यह बात तो पक्की है कि मैं उस रेस्तरां में एक पाई भी खर्च नहीं करूंगा। यह छोटे नजरिए का एक उदाहरण है। चेकर ने कीमत का छोटा सा अंतर ही देखा, उसने संभावित $250 की सेल नहीं देखी। तीसरा, अंधे दूध वाले का मामला। हैरत की बात है कि लोग किस तरह भावी संभावना के प्रति अंधे होते हैं। कुछ साल पहले एक युवा दूध वाला हमारे घर पर दूध के बिजनेस के सिलसिले में आया। मैंने उसे समझाया कि हमारा दूध वाला अच्छा दूध देता है और हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। फिर मैंने उसे सुझाव दिया कि वो पड़ोस की महिला से पूछ ले। इसके जवाब में उसने कहा, मैंने पड़ोस की महिला से पहले ही बात कर ली है, परंतु वो लोग 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध ही लेते हैं, और मैं इतनी कम रकम के लिए यहां रुकूं, ये फायदे का सौदा नहीं होगा। शायद आपकी बात सही हो, मैंने कहा, परंतु जब आप मेरी पड़ोसन से बात कर रहे थे तो आपने ये नहीं देखा कि उस घर में दूध की मांग 1-2 महीने में बढ़ने वाली है। उनके यहां बच्चा पैदा होने वाला है जो निश्चित रूप से काफी दूध पिएगा। उस युवक ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे घूंसा मार दिया गया हो, और फिर उसने कहा, कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है? कभी जो परिवार 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध खरीदता था, आज वही परिवार 2 दिन में 7 क्वार्ट दूध खरीदता है। परंतु वो दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था। उस छोटे बच्चे के अब 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन और हो चुके हैं, और मुझे जानकारी मिली है कि उनके यहां एक और बच्चा पैदा होने वाला है। हम कितने अंधे हो सकते हैं? इसलिए ये देखें कि क्या हो सकता है, सिर्फ यही ना देखें कि क्या है। जो स्कूल टीचर जिमी के सिर्फ वर्तमान व्यवहार के बारे में सोचेगा, वो यही सोचेगा कि जिमी बदतमीज, पिछड़ा और कमार है। परंतु अगर टीचर ऐसा सोचेगा तो इससे जिमी का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु जो टीचर जिमी की संभावनाओं को देख सकेगा, वही उसका विकास कर पाएगा। ज्यादातर लोग स्किड रो से गुजरते समय केवल हारे हुए शराबियों को देख पाते हैं, परंतु कुछ निष्ठावान लोग स्किड रो से गुजरते समय एक सुधरे हुए नागरिक की संभावना को भी देख सकते हैं, और चूंकि वो भविष्य की संभावना को देख पाते हैं, इसलिए वो यहां पर एक सफल सुधार कार्यक्रम शुरू कर पाते हैं। चौथा, कौन सी चीज आपका मूल्य तय करती है? कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवक मुझसे मिलने के लिए आया, और उसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं इस युवक को जानता हूं। इसकी उम्र अभी 26 साल है, और ये बहुत ही गरीब घर से आया था। इसके अलावा मैं ये भी जानता था कि इसके शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं ये भी जानता था कि वो ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। कॉफी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया, और फिर हमारी चर्चा इस तरफ मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रख सकते हैं। उसकी बातों ने इस सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दे दिया। मेरे पास बैंक में $200 हैं। क्लर्क की मेरी नौकरी में तनख्वाह ज्यादा नहीं है, और ना ही ये कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है, और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूं। परंतु प्रोफेसर, उसने कहा, मैंने तय कर लिया है कि मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने उसे विस्तार से उसका पूरा मतलब समझाने के लिए कहा। देखिए, उसने कहा, मैं काफी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूं, और मैंने यह पाया है जो लोग गरीब होते हैं वो अपने वर्तमान को देखते हैं। वो सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं, वो भविष्य को नहीं देख पाते। वो सिर्फ अपने घटिया वर्तमान को ही देख पाते हैं। मेरे पड़ोसी का उदाहरण लें। वो लगातार रोता रहता है कि उसकी तनख्वाह कम है, उसकी छत लगातार टपकती रहती है, प्रमोशन किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाते हैं, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वो गरीब है, और इसलिए वो ये मान लेता है कि वो हमेशा गरीब ही बना रहेगा।
वो इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जिंदगी भर उसी टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सजा मिली हो। मेरा दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जल्दी ही निराशा से भर जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ भी नहीं है और मैं जिंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूंगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूं। मैं ये देखता हूं कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूं। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता, बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूं। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता हूं, बल्कि मैं बढ़िया नए उपनगरीय घर को देखता हूं। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूं, तो मैं ज्यादा बड़ा अनुभव करता हूं और बड़ा सोच पाता हूं। और मेरे पास इस बात का बहुत अनुभव है कि इससे फायदा होता है। क्या यह खुद को मूल्यवान बनाने की बढ़िया योजना नहीं है? यह युवक वास्तव में अच्छी जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है, वो उस टैग के अनुरूप ही होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहां आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देख सकते हैं। मैं इन्हें मूल्य बढ़ाने वाले अभ्यास कहता हूं। पहला, चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। रियल एस्टेट का उदाहरण याद करें। खुद से पूछें, किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूं। चीजों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज, चाहे वो खाली प्लॉट हो, घर हो या बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे, तो आपके पास ज्यादातर काम लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछें, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूं। मैं किस तरह उन्हें ज्यादा प्रभावी बना सकता हूं। याद रखें, किसी व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। तीसरा, खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से ना करें। इस बात से ना करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभावित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें। मध्यम आकार की प्रिंटिंग कंपनी, जिसमें कि 60 कर्मचारी काम करते हैं, उसके रिटायर्ड मालिक या यूं कहें कि मैनेजर ने मुझे बताया कि उसने अपना उत्तराधिकारी कैसे चुना। 5 साल पहले उसने कहा, मुझे अकाउंटिंग और ऑफिस के बाकी काम के लिए अकाउंटेंट की जरूरत थी। मैंने हैरी नाम के 26 साल के युवक को काम पर रख लिया। उसे प्रिंटिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, परंतु उसके रिकॉर्ड से पता चलता था कि वो एक अच्छा अकाउंटेंट था। 1.5 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ, तो हमने उसे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बना दिया। जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि हैरी में एक गुण ऐसा था जो उसे बाकी सब लोगों से आगे कर देता था। हैरी पूरी कंपनी में गंभीरता से रुचि लेता था। वो सिर्फ चेक नहीं लिखता था, वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता था। जब भी वो देखता था कि वो बाकी कर्मचारियों की मदद कर सकता था, वो तत्काल काम में जुट जाता था। हैरी के आने के 1 साल के भीतर हमारे कुछ कर्मचारी चले गए। हैरी मेरे पास एक फ्रिंज बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आया और उसका कहना था कि इससे लागत कम आएगी, और इससे सचमुच लाभ हुआ। हैरी ने और भी कई काम किए जिनसे सिर्फ
उसके विभाग को नहीं बल्कि पूरी कंपनी को फायदा हुआ। उसने हमारे उत्पादन विभाग का लागत अध्ययन तैयार किया और बताया कि किस तरह $30,000 की नई मशीनों में निवेश करके हम ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार हमारा माल नहीं बिक पा रहा था। हैरी हमारे सेल्स मैनेजर के पास गया और उनसे इस तरह की बात कही। मैं सेल्स के बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। हैरी के दिमाग में कई अच्छे विचार थे, जिनकी वजह से हमारी बिक्री बढ़ गई। जब भी कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता था, हैरी उस आदमी की काफी मदद करता था। हैरी पूरी कंपनी में सच्ची रुचि लेता था। जब मैं रिटायर हुआ तो हैरी ही मेरा उत्तराधिकारी बनने के लायक था। परंतु मुझे गलत मत समझना, मेरे दोस्त ने कहा। हैरी ने उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वो किसी के काम में अड़ंगा नहीं लगाता था। वो नकारात्मक रूप से आक्रामक नहीं था। वो लोगों की पीठ पीछे बुराई नहीं करता था और वो ऑर्डर भी नहीं देता था। वो सिर्फ मदद करता था। हैरी इस तरह बर्ताव करता था जैसे कंपनी में होने वाली हर चीज से उसे फर्क पड़ता था। उसने कंपनी के बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया था। हैरी के उदाहरण से हम भी सीख सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं और यही काफी है वाला रवैया छोटी नकारात्मक सोच है। बड़े चिंतक अपने आप को टीम के सदस्य के रूप में देखते हैं और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ जीतते या हारते हैं। वो जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, चाहे इसके बदले में उन्हें कोई सीधा लाभ हो रहा हो या न हो रहा हो। वो आदमी जो अपने डिपार्टमेंट के बाहर की हर समस्या को ये कहकर टाल देता है कि इससे मुझे लेना देना नहीं है, उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की चिंता करने दो। उसका रवैया उसे कभी भी लीडर नहीं बनवा सकता। इसका अभ्यास करें। बड़े चिंतक बनने का अभ्यास करें। कंपनी की रुचि को अपनी रुचि की तरह देखें। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बहुत कम लोग अपनी कंपनी में सच्ची निस्वार्थ रुचि लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही बड़े चिंतक बनने के काबिल होते हैं और इन्हीं थोड़े से लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां दी जाती हैं। बहुत से लोग अपनी उपलब्धि की राह में छोटी, घटिया, महत्वहीन चीजों को बाधा बना लेते हैं। हम इन 4 उदाहरणों को देखें। अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी होता है? हर व्यक्ति चाहता है कि वो सबके सामने बढ़िया बोल सके, परंतु ज्यादातर लोगों की ये चाहत पूरी नहीं हो पाती। ज्यादातर लोग घटिया वक्ता होते हैं। क्यों? इसका कारण सीधा सा है। ज्यादातर लोग बोलते समय बड़ी महत्वपूर्ण बातों की बजाय छोटी घटिया बातों पर ध्यान देते हैं। चर्चा की तैयारी करते समय ज्यादातर लोग खुद को मानसिक निर्देश देते रहते हैं। मुझे सीधे खड़ा होना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना चाहिए और अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना है। जनता को यह पता न चलने दें कि आप नोट्स की मदद ले रहे हैं। याद रखें, ग्रामर की गलती ना होने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी टाई सीधी रहे। जोर से बोलें पर ज्यादा जोर से नहीं, इत्यादि। अब जब वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो क्या होता है? वो डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक सूची बना ली है कि उसे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? संक्षेप में वो फ्लॉप हो जाता है। वो इसलिए फ्लॉप होता है क्योंकि उसने एक अच्छे वक्ता के छोटे, घटिया, तुलनात्मक रूप से महत्वहीन गुणों पर ध्यान केंद्रित किया है और अच्छे वक्ता के बड़े गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। जिस बारे में आप बोलने जा रहे हैं उसका ज्ञान और दूसरे लोगों को बताने की उत्कट इच्छा। अच्छे वक्ता का असली इम्तिहान इस बात में नहीं होता कि वो सीधा खड़ा होता है या नहीं, वो ग्रामर में गलतियां करता है या नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वो जनता तक अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाता है या नहीं। हमारे ज्यादातर चोटी के वक्ताओं में कई सारे दोष होते हैं।
कईयों की तो आवाज ही खराब है। अमेरिका के बहुत से प्रसिद्ध वक्ताओं को तो अगर भाषण देने की परीक्षा में बिठाया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उनमें से कई तो फेल हो जाएंगे। परंतु इन सभी सफल सार्वजनिक वक्ताओं में एक बात पाई जाती है, उनके पास कहने को कुछ होता है और उनमें दूसरे लोगों को अपनी बात बताने की प्रबल इच्छा होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर जनता में सफलता से बोलने की कला को प्रभावित न होने दें। झगड़े की वजह क्या होती है? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर झगड़े की वजह क्या होती है? 99% मामलों में झगड़े छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होते हैं। जैसे जॉन थोड़ा थका हुआ तनाव में घर लौटता है। डिनर में उसे मजा नहीं आता और वो शिकायत करने लगता है। उसकी पत्नी जॉन का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वो आत्मरक्षा में कह देती है, इस बजट में मैं इससे अच्छा खाना कैसे बनाऊं? या अगर हमारे पास बाकी सब की तरह नया गैस स्टोव हो तो मैं इससे बेहतर खाना पका सकती हूं। इससे जॉन का गर्व आहत हो जाता है और वो बदले में जॉन पर हमला कर देता है। देखो जॉन, सवाल पैसे की कमी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तक शांति स्थापित होती है तब तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके होते हैं। एक दूसरे के मां बाप, सेक्स, पैसे, शादी के पहले के वादे, शादी के बाद के वादे और इसी तरह के दूसरे मामलों को बीच में लाया जाता है। दोनों ही दल युद्ध में तनावग्रस्त और नर्वस होते हैं। दोनों के मतभेद पूरी तरह से नहीं सुलझ पाते और दोनों को ही अपनी अगली लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए नए हथियार मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों की वजह से, छोटे चिंतन की वजह से ज्यादातर झगड़े होते हैं। इसलिए झगड़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको छोटे चिंतन से बचना होगा। यहां एक आजमाई हुई तकनीक बताई जा रही है। किसी की शिकायत करने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? ज्यादातर मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं है और आप झगड़े से बच जाते हैं। खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसकी सिगरेट की राख बिखर गई है, या उसने टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाया, या वो शाम को देर से घर लौटा? क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसने थोड़ा पैसा उड़ा दिया है, या उसने कुछ ऐसे लोगों को घर पर बुलवा लिया है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता? जब आप नकारात्मक क्रिया करने वाले हों तो खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? इस सवाल में जादू है और यह आपके घर का माहौल सुधार सकता है। यह ऑफिस में भी काम करता है। जब आपके सामने वाला ड्राइवर आपके सामने कट मारता है तो यह ट्रैफिक में भी काम करता है। यह जिंदगी की किसी भी ऐसी परिस्थिति में काम करता है जिसमें झगड़े का अंदेशा हो। जॉन को सबसे छोटा ऑफिस मिला और वो बर्बाद हो गया। कुछ साल पहले मैंने देखा कि छोटे चिंतन के कारण किस तरह एक आदमी का एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में अच्छी संभावनाओं वाला करियर तबाह हो गया। विज्ञापन कंपनी में समान पदों पर कार्यरत 4 युवा एग्जीक्यूटिव्स को नए ऑफिस दिए गए। 3 ऑफिस तो आकार प्रकार एवं साज सज्जा में एक से थे, परंतु चौथा ऑफिस थोड़ा छोटा था। जेएम को चौथा ऑफिस दिया गया। इससे उसका गर्व आहत हुआ। तत्काल उसे महसूस हुआ कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। नकारात्मक चिंतन, गुस्सा, कड़वाहट, ईर्ष्या ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। जेएम को लगने लगा कि लोग उसे कम योग्य समझते हैं। परिणाम यह हुआ कि जेएम अपने साथी एग्जीक्यूटिव्स के प्रति शत्रुता रखने लगा। सहयोग करने की बजाय वो उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करने लगा। माहौल बिगड़ता गया। 3 महीने बाद जेएम का व्यवहार इतना खराब हो गया कि मैनेजमेंट के पास उसे हटाने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा। एक छोटी सी बात पर बुरा मानने के कारण जेएम का करियर तबाह हो गया। भेदभाव के बारे में सोचने की उसे इतनी जल्दी थी कि वो ये नहीं देख पाया कि कंपनी तेजी से विकास कर रही थी और ऑफिस में जगह की कमी थी।
उसने ये भी नहीं सोचा कि जिस एग्जीक्यूटिव ने ऑफिस बांटे थे उसे तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा ऑफिस छोटा है और कौन सा बड़ा। सिवाय जेएम के कंपनी में और किसी भी आदमी को ऐसा नहीं लगा कि उसके छोटे ऑफिस से उसकी इज्जत घट गई हो। महत्वहीन बातों पर छोटी सोच से आप आहत हो सकते हैं, जैसे आपका नाम डिपार्टमेंट की सूची में सबसे आखिर में लिख दिया जाए या आपको ऑफिस के किसी मेमो की चौथी कार्बन कॉपी दी जाए। बड़ा सोचें और इन छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दें। हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि अगर सेल्समैन में दूसरे गुण हों तो सेल्समैनशिप में हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। मेरा एक दोस्त भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वो मजाकिया स्वभाव का है। कुछ महीने पहले मेरे इस मजाकिया दोस्त के पास एक युवक आया और उससे सेल्समैन की नौकरी मांगी। इस युवक को हकलाने की आदत थी और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि वो मेरे साथ मजाक कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त ने इस हकलाने वाले उम्मीदवार से कहा कि उसे तो सेल्समैन की जरूरत नहीं है, परंतु उसके एक दोस्त यानी कि मुझे एक सेल्समैन की जरूरत है। फिर उसने मुझे फोन किया और मुझसे उस युवक की इतनी तारीफ कर दी कि मुझे कहना ही पड़ा, उसे अभी मेरे पास भेज दो। 30 मिनट बाद वो युवक मेरे सामने खड़ा था। उसके 3 शब्द बोलने से पहले ही मैं समझ गया कि मेरे दोस्त ने उसे मेरे पास क्यों भेजा था। मैं जैक आर, उसने कहा। मिस्टर एक्स ने मुझे आपके पास नौकरी के लिए भेजा है। हर शब्द बोलने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। मैंने खुद से सोचा, यह आदमी $1 के नोट को वॉल स्ट्रीट में 90 सेंट में भी नहीं बेच पाएगा। मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा आया, परंतु मुझे उस युवक से सच्ची हमदर्दी भी थी। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम उससे कुछ विनम्र प्रश्न तो पूछ लिए जाएं, ताकि मैं कोई अच्छा सा बहाना बना सकूं कि मैं उसे काम पर क्यों नहीं रख सकता। चर्चा के दौरान मैंने पाया कि यह आदमी काम का था, उसमें बुद्धि थी, उसमें आत्मविश्वास था, परंतु इसके बावजूद मैं इस तथ्य को नहीं पचा पाया कि वो हकलाता था। आखिरकार मैंने उससे इंटरव्यू का आखिरी सवाल करने का फैसला किया। आपने ये कैसे सोचा कि आप इस जॉब में सफल हो पाएंगे? उसने जवाब दिया, मैं तेजी से सीख सकता हूं, मैं लोगों को पसंद करता हूं, मैं सोचता हूं कि आपकी कंपनी अच्छी है और मैं पैसे कमाना चाहता हूं। अभी मेरे साथ हकलाने की समस्या है, परंतु मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे किसी और को भी कोई परेशानी होगी। उसके जवाब ने मुझे बता दिया कि उसके पास सेल्समैन बनने की सचमुच महत्वपूर्ण योग्यता थी। मैंने तत्काल उसे मौका देने का फैसला कर लिया और आपको यह जानकर हैरत होगी कि वो एक सफल सेल्समैन बन चुका है। अगर बाकी बड़ी योग्यताएं हों तो बोलने वाले व्यवसाय में हकलाने की आदत भी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। इन 3 उपायों का अभ्यास करें ताकि आप छोटी छोटी बातों के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सकें। पहली, अपनी नजर बड़े लक्ष्य पर लगाए रखें। कई बार हम उस सेल्समैन की तरह होते हैं जो सामान बेचने में असफल रहने के बाद अपने मैनेजर को बताता है, परंतु मैंने ग्राहक के सामने साबित कर दिया कि वो गलती पर था। बेचने में बड़ा लक्ष्य सामान बेचना होता है, बहस में जीतना नहीं होता। शादी में बड़ा लक्ष्य शांति, सुख, खुशी होता है, बहस में जीतना नहीं होता या यह कहना नहीं होता, मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता सकता था। कर्मचारियों के साथ काम करते समय बड़ा लक्ष्य उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना होता है, छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें नीचा दिखाना नहीं होता। पड़ोसियों के साथ बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती का होता है, यह देखना नहीं होता कि उनका कुत्ता कभी कभार रात में भौंकता है, इसलिए उस कुत्ते को जंगल में छोड़ देना चाहिए। मिलिट्री की भाषा में कहा जाए तो संग्राम में हारकर युद्ध जीतना बेहतर होता है, संग्राम को जीतकर युद्ध हारना अच्छा नहीं होता।
अपनी नजर को बड़े लक्ष्य पर जमाए रखें। खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने की बजाय अपने आप से पूछें, क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस बारे में इतनी चिंता करूं? अगर आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आप छोटे छोटे मामलों पर कुंठित होने से बच सकते हैं। अगर हम झगड़े की परिस्थितियों में खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है, तो हम कम से कम 90% झगड़ों से बच सकते हैं। तीसरा, छोटेपन के जाल में न फंसें। भाषण देते समय समस्याएं पैदा करने की बजाय समस्याएं सुलझाएं। कर्मचारियों को सलाह देते समय उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे फर्क पड़ता है। सतही मुद्दों में उलझकर न रह जाएं। महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सोच का आकार नापने के लिए ये टेस्ट दें। अब मैं आपके सामने कुछ स्थितियां रखने वाला हूं और फिर यह भी बताऊंगा कि इस पर छोटे चिंतक या बड़े चिंतक किस प्रकार से कदम उठाते हैं। इसके बाद खुद ही फैसला करें कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां किस रास्ते पर चलकर पहुंच सकते हैं, छोटे चिंतन से या फिर बड़े चिंतन से। एक ही परिस्थिति का सामना दो तरीकों से किया जा सकता है। फैसला आपके हाथ में है। पहली परिस्थिति, खर्च का अकाउंट। छोटे चिंतक क्या करते हैं? खर्च में कटौती करके आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजते हैं। बड़े चिंतक क्या करते हैं? ज्यादा माल बेचकर आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं, चर्चा। छोटे चिंतक अपने दोस्तों, अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करते हैं, जबकि बड़े चिंतक अपने दोस्तों, कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करते हैं। अब तीसरे पर आते हैं, प्रगति। छोटे चिंतक छटनी करने या यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करते हैं, जबकि बड़े चिंतक विस्तार करने में विश्वास करते हैं। चौथी चीज, भविष्य। छोटे चिंतक भविष्य में ज्यादा संभावना नहीं देखते, जबकि बड़े चिंतक बहुत उज्जवल भविष्य देखते हैं। पांचवी परिस्थिति, काम। छोटे चिंतक काम से बचने के तरीके खोजते हैं। बड़े चिंतक ज्यादा काम और काम करने के ज्यादा असरदार तरीके खोजते हैं, विशेष तौर पर दूसरों की मदद करने के लिए। छठी परिस्थिति, प्रतियोगिता। छोटे चिंतक औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करते हैं, जबकि बड़े चिंतक सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतियोगिता करते हैं। सातवीं परिस्थिति, बजट समस्याएं। छोटे चिंतक अनावश्यक मदों में कटौती करके पैसे बचाने के तरीके खोजते हैं, जबकि बड़े चिंतक आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजते हैं और आवश्यक मदों में ज्यादा खर्च करते हैं। आठवीं परिस्थिति, लक्ष्य। छोटे चिंतक छोटे लक्ष्य बनाता है, बड़े चिंतक बड़े लक्ष्य बनाते हैं। नवीं परिस्थिति, लक्ष्य की दृष्टि। छोटे चिंतक केवल छोटे समय के लिए लक्ष्य बनाता है, बड़ा चिंतक लंबे समय के लिए लक्ष्य बनाता है। 10वीं परिस्थिति, सुरक्षा। छोटा चिंतक सुरक्षा की समस्याओं में उलझा रहता है, जबकि बड़ा चिंतक यह मानता है कि सफलता मिलेगी तो सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। 11वीं परिस्थिति, साथी। छोटा चिंतक छोटे चिंतकों के साथ ही घिरा रहता है, जबकि बड़ा चिंतक बड़े प्रगतिशील विचार वाले लोगों के साथ घिरा रहता है। 12वीं परिस्थिति, गलतियां। छोटा चिंतक छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, राई का पहाड़ बना देता है, जबकि बड़ा चिंतक महत्वहीन बातों, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। याद रखें, बड़ी सोच से हर तरह से फायदा होता है। पहला, अपने आप को सस्ते में ना बेचें। खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी ना करें। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। दूसरा, बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें।
बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनसे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हों। तीसरा, अपनी दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ ये ना देखें कि क्या है, बल्कि ये भी देखें कि क्या हो सकता है। चीजों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। चौथा, अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। सोचें, सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है और आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं। इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। पांचवा, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? बड़ा सोचकर बड़े बन जाएं।